आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होते हैं, ठीक है। और 6 होते हैं 3D में, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। बात करेंगे नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस की। सपोर्ट रिएक्शंस तो जो हम सोम में पढ़ के आ रहे हैं ना, वो 2D का काम है, ठीक है। जिससे पहले हमने सपोर्ट पढ़ा था रोलर, तो रोलर को इस तरह से दिखाते हैं। कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होता है रोलर पर? मैक्सिमम एक। 1 3D में कितना प्रोड्यूस होगा वही रोलर पर, ठीक है। तो 3D में भी रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, केवल वर्टिकल, ठीक है। मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो है रिएक्शन मिलेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई में मूवमेंट नहीं होगा। एफ वाई नहीं, मतलब एफ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, पर एक्स में होगा और जेड में होगा, ये मतलब है। तो रोलर का कितना रिएक्शन है 3D में? 1, ठीक। सेकंड हमारे पास आता है सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट इस तरह से दिखता है, ठीक है। और हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस होते हैं? 2 और हिंज सपोर्ट का काम क्या होता है कि आपके जितने भी लीनियर मूवमेंट्स हैं, 2D में 2 लीनियर मूवमेंट्स हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट नहीं होने देना। रोलर का काम होता है किसी एक डायरेक्शन में रोकना और बाकी दोनों में होने देना। इसका काम होता है कि जितनी मूवमेंट्स हैं लीनियर, उन सबको रोक लेना। तभी इसका रिएक्शन हमने यहाँ पे कितना लिखा था? 2 लिखा था। पर हिंज का सेम 3D के अंदर, तो 3D में तो 3 डायरेक्शंस हैं, तो कितनी रिएक्शंस आएंगी? लीनियर मूवमेंट्स कितनी पॉसिबल हैं? एक्स में, वाई में, जेड में। तो यहाँ रिएक्शन कितनी बन जाएंगी? आर एक्स, आर ए, एच ए, और ये क्या बनेगा? इसको आप कुछ भी देख सकते हैं। तीसरा डायरेक्शन, दिस इज योर R3 इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से। तो आपके नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ गई हिंज में? 3 रिएक्शंस आ गई। 2D में कितनी है? 2। 3D में कितनी है? 3। रोलर की कितनी है? बराबर, R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्री कौन सी हुई होंगी? देखो यहाँ तो फ्री है ना, थीटा जेड। तो यहाँ कौन कौन सा फ्री होगा? थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में बीम घूम सकता है, ठीक। और लास्ट वाला कौन सा है? सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का काम होता है कि लीनियर भी नहीं होने देना और रोटेशन भी नहीं होने देना, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट को कितनी रिएक्शंस होती हैं? यहाँ 3। और तीन यहाँ पे कितनी होंगी? यहाँ आर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। टोटल 6 मूवमेंट पॉसिबल है, तो आर कितना डेवलप कर लेगा? वो 6 डेवलप कर लेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 3D में कितना रिएक्शन है, 2D में कितना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब कुछ रिस्ट्रेंड है, ऑल रिस्ट्रेंड, ठीक। यहाँ पे क्या क्या अलाउड है? यहाँ डेल्टा एक्स अलाउड है, डेल्टा वाई अलाउड है, डेल्टा जेड अलाउड, अलाउड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउड आपके ये है। नोट हो गए? जी सर। सर स्क्रीनशॉट डन सर।
बात करते हैं बीम की। तो बीम के केस में मैंने आपको लिखाया था ds क्या होता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो 2D के अंदर या 3D के अंदर यही फॉर्मूला बनेगा। अगर 2D में यूज करना है ये फॉर्मूला, तो ds का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल R मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो R का वैल्यू कितना होता है 3, तो ds का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं R माइनस 3। ठीक है, 3D के अंदर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ds इक्वल टू R माइनस 6, क्योंकि R कितना होता है यहाँ पर 6 होता है। ठीक, क्लियर हुआ ये। ठीक, अब यहाँ देखना, जरा नोट बाद में कर लेंगे, यहाँ देख। बीम हमारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ बीम है, लेटर से मैंने कॉन्टिन्यूस बीम ही ले लिया। ठीक है, और मुझसे किसी ने कहा कि ये 2D है और इसका क्या निकाल दो, ds निकाल दो। ठीक, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया। मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊं कि ds जो होता है उसे बोलते हैं टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। और ds इन टर्न दो चीजों के सम के बराबर होता है, dse प्लस dsi। dsi क्या होता है, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी जो कि बीम के केस में 0 होती है, और dse होता है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आपके केस, बीम के केस में कितनी होती है, 0। फॉर बीम्स dsi इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है बीम का, वो सभी का सभी किसके बराबर है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के बराबर है। और एक्सटर्नल किसके कारण होती है, सपोर्ट रिएक्शंस के कारण। तभी बीम पर हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ds इक्वल टू R माइनस आर। तो R यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो बीम के लिए बेसिकली क्या है, वो हम क्या लिख रहे होते हैं, वो dse लिख रहे होते हैं। और डीएससी किसके बराबर हो जाता है, टोटल के बराबर। डीएसआई बीम के लिए क्या रहता है, हमेशा 0। ठीक है, तो अगर ये कहीं स्टेटमेंट आपको दिख जाए कि टोटल डिटर्मिनेसी फॉर बीम्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल के कारण ही इनडिटर्मिनेसी है टोटल, आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि डीएसआई बीम का क्या होता है, 0 होता है। फ्रेम के अंदर डीएसआई कब आता है, मैं फ्रेम का यहाँ रेफरेंस ले रहा हूँ आपको डीएसआई समझाने के लिए कि अगर फ्रेम ऐसा होगा ना इस तरह से, तो फ्रेम का भी डीएसआई 0 हो जाएगा। पर अगर फ्रेम के अंदर इस तरह से बंद हो गया, इस तरह से एक लूप बन गया, तो यहाँ पर डीएसआई का वैल्यू इसका एग्जिस्ट करने लगेगा। क्या क्या करने लगेगा, एग्जिस्ट करने लगेगा। कब एग्जिस्ट किया, जब ये इस तरह का लूप बना। पहले क्या था, डीएसआई 0 था। अगर फ्रेम पे वापस से मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं, तो देखो कोई लूप नहीं बन रहा है, तो इस टाइम डीएसआई कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर जैसे ही ये मैंने एक मेंबर और बनाया और एक क्लोज लूप बन गया, तो डीएसआई एग्जिस्ट करने लगा। आप देखेंगे बीम में कभी भी इस तरह के लूप नहीं बनता है, तभी बीम का क्या रहता है, डीएसआई हमेशा 0 रहता है। ठीक है, इसलिए उसका टोटल डिटर्मिनेसी हमेशा एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के बराबर रहता है। एक्सटर्नल मतलब हमने बीम के सपोर्ट को देखना है या स्ट्रक्चर के सपोर्ट को देखना है। इंटरनल मतलब इस तरह का लूप बनना चाहिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये लिख सकते हो, फॉर बीम्स टोटल इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ये नोट कर लो। हो गया, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है। जो हो जी जाए सर। खुद ही बोल दिया करो, ठीक है, मुझे पता नहीं चलता ऐसे।
ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। हो गया। अच्छा, तो बीम में जो मेंबर होता है, ठीक है, तो बीम में एक बात होती है कि जब इस तरह से ऊपर से लोड लगते हैं ना, इस तरह से जो लोड लगता है, तो बीम में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया लोड का। ये मैंने इंक्लाइन लोडिंग बनाया जानबूझकर। क्या एक इसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल आ गया और एक क्या आ गया, वर्टिकल आ गया, इस लोड के कारण, इंक्लाइन के कारण। तो बीम में क्या एक वर्टिकल लोड आ रहा है, तो वर्टिकल लोड का क्या काम होता है, मैंने आपको बड़ी बार बताया है पहले। जो बीम पर ऊपर से लोड लगता है वर्टिकल लोड, उसका काम होता है, एक काम उसको शेयर कराना, शेयर करना, और दूसरा काम होता है बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करना या बेंडिंग क्रिएट करना। ठीक है, बीम इसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करती है, शियर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करती है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पर इस तरह से अगर इंक्लाइन लोडिंग आएगा तो तीसरा मेंबर एक फोर्स आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एक्सियल फोर्स। तो बीम पर अगर मैं कहीं कट लगाऊं, मैं कहीं सेक्शन काटूं इस तरह से, तो मुझे कितनी फोर्सेस दिखने वाले हैं, 3 फोर्सेस। ये बात को समझना होगा यहाँ, कितने फोर्सेस दिखते हैं, 3 फोर्सेस। अगर किसी सेक्शन पर मैं बीम को काट के देखूं, ड्यू टू लोडिंग मुझे कितनी फोर्सेस दिखेंगी, 3 फोर्सेस। एक शेयर फोर्स दिखेगा, एक एक्सियल फोर्स दिखेगा, और एक क्या दिखेगा, बेंडिंग मोमेंट दिखेगा। इसी तरह का हाल कुछ फ्रेम का है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में होता है कि दो, इसमें आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है, बीम दिख रहा है। इसका भी कहीं से भी आप मेंबर काटोगे तो आपको क्या, कितनी फोर्सेस दिखेंगी उस कट पे, 3 फोर्सेस दिखेंगी, कोई डाउट तो नहीं है, 3 फोर्सेस दिखेंगी। तो अगर बीम में 3 फोर्स है तो वो अल्टीमेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो किस में ट्रांसफर होना है, वह फोर्स किस में ट्रांसफर होना है, अगर ये मोमेंट है ना, तो इस पे इसके ऑपोजिट फोर्सेस में बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसा। तो ये एंड वाली 3 फोर्सेस, मेरे को ये जॉइंट बी है तो बी जॉइंट यहाँ पे भी तो होगा, तो ये तीनों फोर्सेस यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएंगी, ऐसे ही करके। पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको कहीं भी आप कट लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, कॉलम पे लगा लो, बीम पे लगा लो, कहीं भी कट लगाओगे फ्रेम के अंदर तो आपको कितनी फोर्सेस दिखेंगी, 3 फोर्सेस। बीम में कट लगाओगे कितनी फोर्सेस दिखेंगी, 3 फोर्सेस। पर किस में, 2D के अंदर। अगर 3D के अंदर कट लगा देंगे तो कितनी दिखेंगी, बोलो शाबाश, 6। 6 दिखेंगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे नोट में लिख सकते हो। ठीक है, इफ वी कट a 2D beam at any section, 3 forces are seen, 3 forces are seen। ठीक है, 2D बीम या 2D फ्रेम इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, और 3D बीम हो या 3D फ्रेम में कितना दिखेगा, you will be able to see 6 forces। ठीक है, this has to be remembered। ठीक है, हो गया ये, जी सर। ठीक, ठीक। इंक्लाइनेड की जगह मतलब वर्टिकल लोड होगा डायरेक्ट, तब भी होता है 6। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। इंक्लाइनेड के लोड अगर नहीं होगा तो वर्टिकल होगा, तो हाँ, तो अगर नहीं होगा तो ये तो मैक्सिमम वर्टिकल हमने, लोडिंग अगर होगी तो मतलब इंक्लाइनेड की बगैर। फिर 2 ही दिखेंगी हमें 2D में। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हम केसेस बोलते हैं, वो मैक्सिमम बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा, देखो करवाने को तो अगर फ्रेम का डिटर्मिनेसी कराना है स्टैटिक, तो उसका एक अलग टॉपिक है फ्रेम का। ठीक, बीम का अलग बनता है। तो फ्रेम और बीम का मैंने बेसिक बेसिक आपको डिस्कस किया, मैंने फ्रेम का भी कोई फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक, तो आप मुझे बताएं करना है या डायरेक्टली ट्रस्ट करना है, या आप पे डिपेंड है, बताओ। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या कह रहे हो, फॉर्मूला याद रखेंगे सर। हो सकता है फ्रेम को क्वेश्चन आए सर से। फ्रेम का फॉर्मूला पूछ सकता है ना,
यस सर, फार्मूला याद रखेंगे सर बस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। चलो ठीक है, तो ठीक लिखिए फ्रेम का फॉर्मूला फिर। फ्रेम्स, हेडिंग है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन फ्रेम्स। पहले फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेम का फॉर्मूला है 2D फ्रेम का, दिस इज ds इक्वल टू 3m प्लस r माइनस 3j। ठीक, यहाँ पे देखना मेंबर के साथ 3 क्यों लिख रखा है, मैं आपको रीजन आपको बता चुका हूँ पहले। किसी भी मेंबर को काटोगे कितनी फोर्सेस दिखती हैं, 3 फोर्सेस दिखती हैं। तो m यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मेंबर्स, इस तरह से याद रखोगे। ठीक है, r आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, और j आपका आएगा नंबर ऑफ क्या, जॉइंट। जॉइंट्स। ठीक है, हर जॉइंट पे आपको कितनी इक्वेशंस मिलती हैं इक्विलिब्रियम, 3 इक्वेशंस मिलती हैं, 3 मिलती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो उसके साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है। मेंबर के साथ 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मेंबर को कट करने पे कितनी फोर्सेस दिखती हैं, 3 दिखती हैं। तो क्या 3D फ्रेम का फॉर्मूला बना सकते हो खुद अब। सर वो 3D mj-3 किसका फॉर्मूला? क्या क्या, mj-3 मैं भी करा दूंगा, सारे फॉर्मूले करा दूंगा। अभी पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, मैं करा दूंगा सारे फॉर्मूले, यहाँ देखो। ठीक, आप लोग ये फॉर्मूला खुद बना सकते हो 3D के लिए। मैंने आपको क्या कहा, 3D का फॉर्मूला लिखो, ds। मेंबर कट करेंगे कितनी फोर्सेस दिखेंगी 3D में, दिखाओ। 3 की बजाय कितनी दिखेंगी, 6। नंबर ऑफ रिएक्शंस r ही रहेगा। और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी दिखेंगी, 6 दिखेंगी। तो ये आपका फ्रेम का फॉर्मूला बन गया। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फ्रेम। ठीक है, अच्छा, नोट हो गया ये? जी सर। यस सर। यार देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ना, किताबों के अंदर लिख रखा होता है, हम जो क्लास के अंदर कराते हैं इस फॉर्मूले से कभी भी सॉल्व नहीं कराते। हाँ, एक केस में इस फॉर्मूले से बड़े आराम से रिजल्ट आता है, जब आपको क्वेश्चन दिया हो, फ्रेम बनाया ना हो आपके सामने। अगर फ्रेम बनाया, ड्रॉ किया हुआ इस तरह से, ठीक है, ऐसा कुछ फ्रेम ड्रॉ किया, ऐसा ऐसा, तो फिर हम इस फॉर्मूले से नहीं कराते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक, उसके लिए हम टेक्निक अलग बताते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई करेंगे अगर आपको सिर्फ बताया कि मेंबर आपके पास 10 हैं, आर आपके पास मतलब 2 सपोर्ट रिएक्शन 6 आ रही हैं, दोनों फिक्स मान लिए सपोर्ट्स, और जे आपके पास 4 हैं, मतलब ऐसा कुछ बताया होगा तो ये इजीली फॉर्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हो। पर जैसे ही फ्रेम हमारे सामने ड्रॉ होता है तो हम फ्रेम को किसी और तरीके से निकालते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास जैसे कि लेट्स से कि ये फॉर्मूला फ्रेम है। ठीक है, तो अगर इसका मुझे ds निकालना है तो फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकलेगा वैसे, 3m प्लस r माइनस 3j। कितना मेंबर है यहाँ पे, 1 2 3, 3 इंटू 3। r कितना है, r होता है नंबर ऑफ रिएक्शन। तो 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 2D में 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन बना। तो r कितना हो गया, 6 माइनस 3, जॉइंट कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 9 प्लस 6 माइनस 12, कितना हो गया ये, 3। 15 माइनस, तो हो गया 3। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट से आप लोग कर सकते थे क्वेश्चन को, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जो भी फ्रेम का जो भी टोटल डिटर्मिनेसी होता है स्टैटिक, वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल के बराबर। और मैंने कहा था फ्रेम में कोई इंटरनल लूप नहीं बन रहा, तो डीएसआई कितना लिख सकते हैं डायरेक्टली, 0। तो डीएस ही डीएससी के बराबर होगा, और वो वैल्यू कितना होगा, r माइनस 3, r माइनस छोटा r, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। r रिएक्शंस कितनी है यहाँ पे, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। समझ आ रही है।
ठीक, ये हो गया। निकालते हैं सर। नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं नहीं आ रही? सर, मतलब ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था। आ रही है सर, मतलब इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे। Yes. चलो ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो, अब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। लेटर से एक ही फ्रेम है ये, ठीक। तो जो टेक्निक हमारी है उसमें क्या करते हैं हम फ्रेम को, फ्रेम का जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम के नीचे ही सपोर्ट होगा, ठीक है। हम हर कॉलम को एक पेड़ मानते हैं, क्या मानते हैं? ट्री। और जो ट्री का सपोर्ट होता है उसे हम उसका क्या मानते हैं? रूट। ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेड़ दिख रहे हैं अब आपको? 2 पेड़ दिख रहे हैं Yes, फिगर sir. में उसको इस फिगर में। 2 पेड़ हैं और दोनों पेड़ की अलग अलग रूट्स हैं। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि पूरा का पूरा फ्रेम आपका रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहली बात तो यह है कि जो पेड़ 2 बने हैं उनकी शाखाएं, उनकी ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो जुड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? एक कट प्रोवाइड कर देंगे। तो कट प्रोवाइड हो गया। जोड़ी ना रहे उसके लिए कट प्रोवाइड कर दिया, काट दिया, यहां से काट दिया। तो क्या होगा? 2 पेड़ अलग अलग हो गए, मतलब कोई भी शाखा आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला है 2D के लिए 3C माइनस आर डैश। यहां पे C होता है नंबर ऑफ कट्स, कितने लगाए कट, और आर डैश होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स प्रोवाइडेड। रिस्ट्रेन अभी हमने कोई प्रोवाइड नहीं किया, मैं बताता हूँ अगले केस में कैसे रिस्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो ds कितना हो गया? कट कितना लगाया? 1 माइनस 0, तो ds कितना हो गया? 3। ये टेक्निक है, ठीक। और आपको पता है, देख कर ही पता चल रहा है कि DSI कितना है? 0। इसके लिए जरूरी होता है कि मतलब ये सिमेट्रिकल काट होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से भी काट सकते हो। इधर से काट लो, वहां से मत काटो, कहीं से भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक्निक समझ आई? ये बिल्कुल सिंपल केस था। इसको सिंगल बे फ्रेम बोलते हैं। जैसे सिंगल बे फ्रेम, एक ही बे है, देखो ऐसे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपके पास केस है। इंटरनल लूप बन गया। लूप बन गया तो मतलब आपको इतनी बात का आइडिया होगा कि DSI जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। DSE भी एग्जिस्ट करेगा, और टोटल DS क्या है, ये तीनों चीजें हमने निकालनी होती है। मुझे बताओ पेड़ कैसा लग रहा है देखने में? 2 पेड़ बनेंगे, सर 2 पेड़ बनेंगे कि दोनों पेड़ों की आपस में ब्रांचेस जुड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये कट लगा दिया। कट कितना लगाया? तो पर आप लेफ्ट वाले पेड़ को देखो, इसका जो पैर है, इसका जो जड़ है वो क्या मजबूत नहीं है? मजबूत जड़ कौन सा होता है? फिक्स वाला। फिक्सड Extra वाला. तो इसको एक रिस्ट्रेन देना है ऐसे करके, और है ना, देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रिस्ट्रेन एडेड इक्वल टू 1। अब आया समझ? यस सर। रिस्ट्रेन इसलिए प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट रिजिड। ये रिजिड सपोर्ट बना दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3C माइनस आर डैश। C कितना लगाया? 2। आर डैश कितना है? 1। कितना आंसर हो गया? 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब DSE निकालेंगे। मैंने कहा DSE किसको देख के निकलता है? हमेशा सपोर्ट को देख के। तो DSE का फॉर्मूला क्या है? R माइनस 3। कितना रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ? यहाँ से हिंज है, हिंज पे कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होता है? 2। ये फिक्स है, 5 फिक्स minus कितना? 3। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 2. और DSI किसके बराबर हो जाएगा? DS माइनस DSE के। 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 3। इसका फ्रेम का इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है ऑर्डर 3 का, एक्सटर्नल है ऑर्डर 2 का। और
टोटल है 5, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, देखना जो चीजें अभी समझ नहीं आती उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो, बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। कई बार 1-2 बार देखने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, तो देख लिया करो, ठीक है। इस टेक्निक से कभी गलती नहीं लगती है, ठीक है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, इससे कभी गलती नहीं करोगे आप फ्रेम के अंदर। ठीक, आगे चलें। Yes, sir. ठीक, अब मैं फ्रेम के अंदर क्या लगा रहा हूँ, देखो कुछ और तरह की चीजें मैं फ्रेम में ऐड करूंगा। फ्रेम में मैंने ये ऐड किया, ये, और एक मैंने ये ऐड किया, ठीक है। ये जो है ना, इसे, ये बेसिकली है तो इंटरनल हिंज है, पर यहाँ पे किसके अंदर है, मेंबर के अंदर, इसे यहाँ इसका बोला जाता है मेंबर हिंज। और इसे, ये देखो जॉइंट पे लोकेटेड है, इसे क्या बोला जाता है, Joint. जॉइंट हिंज। ठीक, अब देखो इस तरह का पेड़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें पेड़ों के अंदर क्या नहीं चाहिए, हिंज विंज नहीं चाहिए हमें। हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हिंज को किसी तरीके से। हम इसको जॉइंट को रिजिड बनाएंगे, यहाँ पे इसको रिजिड बनाएंगे, यहाँ से भी रिजिड बनाएंगे, दोनों से, ठीक है। इसको रिजिड बनाने का तरीका है, मतलब इसको हमें क्या देना है, आर डैश देना है, आर डैश, और यहाँ पर भी आर डैश देना है। यहाँ पर जो आर डैश होता है वो होता है एम डैश माइनस 1, इधर भी एम डैश माइनस 1, पर ये 2D के लिए। एम डैश होता है कि कितना मेंबर मीट हो रहा है। इस जॉइंट पे देखो, इस जॉइंट पे कितना मेंबर आके मीट हो रहा है, 1, 2 और 3, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो जब मेंबर हिंज आता है ना मेंबर के अंदर, जैसे ही कोई एक, पहले एक मेंबर था, जैसे ही मेंबर हिंज आया यहाँ पर, इसने मेंबर को डिवाइड कर दिया एक मेंबर में और 2 मेंबर में। अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे ना मेंबर की, अब तो आपको ऐसा काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। मेंबर हिंज डिवाइड्स द मेंबर इनटू 2 मेंबर्स, ये बात समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एम डैश माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। और ये देखो ये कैसा हिंज सपोर्ट बना, इस बार हिंज को मैं रोलर बना देता हूँ। रोलर को कितना रिस्ट्रेन देना है बताओ, रोलर को 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा दोगे तभी तो वो क्या बन पाएगा, फिक्स बन पाएगा, ठीक है। अब हर जगह आपने फ्रेम को मजबूत कर दिया, अब क्या काम है, कट लगाने का। कितने कट लगेंगे, देखो यहाँ पे मेंबर चाहे जो आप हो गए हैं डिवाइड, तो आप यहाँ कट लगा दो, ठीक है। तो अलग काम ये है कि कट ने कनेक्शन तोड़ना है, ये नहीं कि सेंटर पे ही लगाना है हमेशा। तो कट कितने प्रोवाइड किए, 2। रिस्ट्रेन कितना दिया, 2 + 2 + 1 5. 5, ठीक है। तो ds क्या लिखूं मैं, 3c माइनस आर डैश, 3 इंटू कट कितना 2, आर डैश कितना 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 1 इज ds। एक्सटर्नल कितना बताओ, रिएक्शन कितनी प्रोड्यूस होगी रोलर पे, 1। फिक्स पे कितनी होगी, 3। 4 4 minus 3. माइनस 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और DSI कितना हो जाएगा, देखो इस केस में DSI कितना हो जाएगा, मैं तो रिकॉर्डिंग है तो रहेगा ही। अगर वो कंसिडर करते क्या सर, अभी तो एक ही बन रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। क्या बोला, यहाँ पे DSI कितना हो गया, 0. देखो
हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटरनल लूप दिखता है तो क्या होता है, डीएसआई होता है, तो यहाँ पे तो डीएसआई 0 हो गया। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इस चीज के लिए अवेलेबल है कि आपका मेंबर के अंदर कोई हिंज नहीं होना चाहिए, जॉइंट पर कोई हिंज नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हो गया, जॉइंट पर भी हिंज आ गया, मेंबर पे भी हिंज आ गया, तो आपका डीएसआई कितना दिखा रहा है, वो 0 दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये इस तरह से सॉलिड रहता ना, पूरा रिजिड रहता मैं फ्रेम, तो फिर मैं उसमें कहता कि डीएसआई जरूर आएगा। ठीक है, और हमने निकाला भी पीछे आता है। ठीक है, हो गया ये। आगे चलें। Yes, sir. चलो ठीक है, जरा एक फ्रेम में आपको देता हूँ, आप निकाल के बताना कि कितना उसका आएगा। ठीक, अच्छा मैंने आपको जैसे मेंबर हिंजेस का बताया ना, मेंबर हिंज और जॉइंट हिंज, मैंने आपसे बात करी इसकी 2D के अंदर। तो 2D में क्या फॉर्मूला भरा आर डैश का, एम डैश माइनस 1, यहाँ भी बना एम डैश माइनस 1। पर 3D में क्या होगा, आर डैश के साथ आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 3 एम डैश माइनस 1 और आर डैश इक्वल टू 3 एम डैश माइनस 1, ऐसा। तो ये 3D में फॉर्मूला बन जाएगा इसका। यहाँ पे एम डैश क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट जॉइंट। पर ये जॉइंट हिंज के लिए कह रहे हैं हम, जैसे ये जॉइंट हिंज है, इधर 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर ये है कि कितने मेंबर में काट दिया मेंबर हिंज ने। यहाँ पे एम डैश देखो, ये एम डैश हम लिख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला जॉइंट हिंज वाला एम डैश, ये वाला। ठीक, एट जॉइंट की बात करें, इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मेंबर में जो हिंज होता है उसे आप जॉइंट काउंट नहीं करेंगे, दिस इज नॉट जॉइंट। लिख देता हूं, मेंबर हिंज इज नॉट काउंटेड या ट्रीटेड एज जॉइंट। क्लियर है? हो गया। Yes, sir. तो आप लोग बताना जरा कितना आएगा इस केस में। ये फ्रेम आपको मैंने क्या बना दिया, 3D फ्रेम। एक क्वेश्चन 3D फ्रेम का भी कर लेते हैं, निकालो जरा।
निकला किसी से? कितने कट अप्लाई करोगे? कितने पेड़ बनने हैं? सामने कितने पेड़ दिख रहे हैं? 4 कट चल लगेंगे। रोलर का रिएक्शन कितना होता है 3D में? 1 रिएक्शन। फिक्स का कितना होता है? 6 रिएक्शन। फिक्स का 6 रिएक्शन। हिंज का कितना रिएक्शन होता है? 3 रिएक्शन। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट काम आया। ठीक है, आपको कितना रिस्ट्रेन देना है इसको? हिंज को कितना रिस्ट्रेन देना है? 3। रोलर को कितना रिस्ट्रेन देना है? 5। और ये यहाँ पे क्या है? जॉइंट हिंज है। जॉइंट हिंज के लिए क्या पढ़े हो? रिस्ट्रेन कितना देना है? 3 टाइम्स m डैश 1। 3 टाइम्स m डैश -1। m कितना मीट हो रहा है? 3 मीट हो रहा है। 3 इंटू m डैश -1 कितना हो गया? ये 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो टोटल r डैश कितना हो गया? 6 + 5 + 3 कितना? 11 + 3 14। अच्छा, कट कितना लगाओगे? देखो सबके ब्रांचेस मिली हुई हैं। 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट। तो कट कितना लगेगा? 4। फॉर्मूला क्या है ds का? 6c - r डैश। 6 इंटू 4 r डैश कितना? 14। कितना हो गया? 24 - 14 इक्वल टू 10। दिस इज योर ds वैल्यू। आया था किसी का? नहीं आया था। सर मुझे 9 आया था। आ गया मुझे था। 12 आया था सर, बट उसमें 2 ही रिएक्शंस दिए थे हिंज वाले में। यस सर, मैंने भी वो हिंज वाले में 2 ही रिएक्शन ली थी। सर ये जो 4 काट के रिपीट करना है कैसे मतलब? देखो ना, ये सामने फेस दिख रहा है आपको, ये एक मेंबर दिख रहा है, ये बीम दिख रहा है दोनों कॉलम्स के बीच में, तो ये जुड़ रहा है ना आपस में, तो इसको कट कर दिया। ये बीम दिख रहा है जेड डायरेक्शन में, इसको कट कर दिया। ये एक्स में दिख रहा है पीछे, इसको कट कर दिया। ये जेड में दिख रहा है, इसको कट कर दिया। कोई भी ब्रांच ट्री का आपस में कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास ऐसा फ्रेम है और इसकी 10 ब्रांचेस जुड़ी हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके ये फ्रेम है। तो मुझे सब जगह कट लगाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक जहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से। समझ गए? कोई भी ब्रांच आपस में जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, दोनों अलग अलग पेड़ की अलग अलग ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपका फ्रेम का क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलें आगे। चलो ठीक, कुछ जनरल बातें करते हैं अबाउट डीएस। ये बातें भी देखना आप लोग अबाउट डीएस। ठीक, अगर डीएस का वैल्यू नेगेटिव आता है, इफ ओवरऑल डीएस कम्स टू बी नेगेटिव, है ना, इज नेगेटिव। कभी हो सकता है कि डीएस का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कभी आपका डीएस ऐसा आ जाए कि टोटल रिएक्शन 2 है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी 3 है, तो कितना हो गया? -1। ठीक है, टोटल रिएक्शन 2 कब होगी? जब बीम आपकी कैसी होनी है? ऐसी, दोनों साइड क्या हो? रोलर। बात समझ आ रही है? रिएक्शन कितना हो गया? 2। स्मॉल आर कितना है? 3। तो डीएस कितना आ गया? -1। तो पहला केस यही बनता है, अगर डीएस बीम का नेगेटिव है तो ऐसा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? बताओ जरा। अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा, या इंटरनली हो सकता है, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, पर अनस्टेबिलिटी जरूर होगी। अगर टोटल डीएस, कैपिटल मतलब डीएस जो है टोटल, अगर वो नेगेटिव आता है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा जरूरी, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट देखना, इफ DSE इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो हम डीएस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम इंटरनल भी मान के चल रहे हैं। कभी कभी फ्रेम में इस तरह से इंटरनल आ जाते हैं ना, तो ये उसको भी देखकर चल रहे हैं बीच में। पर नीचे सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा कि DSE इज नेगेटिव, तो ये वाला केस आ गया। आप इस केस से इसको भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो, इस केस से इसको भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो। इफ DSE इज नेगेटिव, जैसे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन के कारण, ठीक है,
तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्सटर्नली अनस्टेबल रहेगा। स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, किस तरह का, एक्सटर्नली। स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल एक्सटर्नली, मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का बीम है, ठीक, जिसका डीएस नेगेटिव आ रहा है -1, तो अगर इस पर आपने कहीं लगा दिया इंक्लाइंड लोडिंग, तो ये बीम क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा इस बीम पर, तो ये बीम तो रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही चला जाएगा बीम आगे, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स को रोकने के लिए रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह का मूवमेंट जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे की तरफ मूव हो जाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्प्लेस हो जाए, उस मूवमेंट को कहते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल एक्सटर्नली, दैट इज, स्ट्रक्चर में क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज रिजिड बॉडी मूवमेंट will take place in structure। क्या समझ आया आपको पॉइंट ये? मुझे लगा थक गए आप लोग, है ना? यस सर। मजा नहीं आ रहा Yes, इसको? sir. मजा नहीं आ रहा क्या इसको पढ़ने में, या सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका इसको? मजा आ रहा है सर। देखो ये जो चीज अभी मैं डीएस के बारे में बता रहा हूँ ना, ये फ्रेम के लिए भी बात होती है, ये ट्रस के लिए भी होती है, बीम के लिए भी होती है, ठीक है ना? तो फ्रेम का आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, चाहे उसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, पर ये बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। ये चैप्टर तो आपको एग्जामिनर सोच के चलेगा कि डिटर्मिनेसी या इंडिटर्मिनेसी आपको आना चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? सही बात है सर। Yes, sir. ये चैप्टर एग्जामिनर सोच के चलेगा कि ये तो आना ही चाहिए कम से कम, तो क्वेश्चन यहाँ से डाल सकता है आपको, बने भी हैं क्वेश्चन पहले डिटर्मिनेसी पे, ठीक है? हो गया नोट के? नेक्स्ट चलें Yes, आगे, इसको कंप्लीट करते हैं फिर अब खत्म करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको, हाउएवर positive value of ds and dsi dse, positive value of ds and dse does not ensure that the structure is stable। ऐसा नहीं है, structure is stable। देखो, जब तक DSE नेगेटिव आ रहा था या DS नेगेटिव आ रहा था, तो आप लोग क्या बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर, पहले केस में आप बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, कह रहे थे ऐसा। जब DSE नेगेटिव आ रहा था, आप लोग कह रहे थे कि स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा एक्सटर्नली, कहा ऐसा आपने? पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा DS का या DSE का पॉजिटिव आएगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर स्टेबल है अभी भी। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ये देखो, मैंने बीम के नीचे 4 रोलर लगा दिए ऐसे, और बीम के लिए आपको पता है DS ही DSE के बराबर होता है, तो यहां पे रिएक्शंस कितने बने, 1 2 3 4, और अगर आप DS निकालने जाओगे फॉर्मूले के साथ, तो आपको दिखेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, DSE इक्वल टू DS इक्वल टू 1, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पर क्या बीम तब भी स्टेबल है? नहीं। आप इस पर लगाएं, आप एक बार इस पर लगाएं इंक्लाइन लोड, फिर देखिए कमाल कैसे जाएगा बीम भागता हुआ। Horizontal movement is settle. बीम चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिर भी होगा, तो बीम में तो फिर भी रिजिड बॉडी मूवमेंट आ रही है, और रिजिड बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। अगर बीम ऐसे बेंड हो जाए ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रिजिड बॉडी मूवमेंट मतलब जहां पे लगाया वहां पे रुका ही नहीं, बीम पहुंच गया कहीं और, ठीक। तो आपका पॉजिटिव वैल्यू इंश्योर नहीं करता कि स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है। आपने से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे कि सर अगर DS इक्वल टू 0 होगा, किसी ने पूछा था क्वेश्चन, आंसर मिला उसको अपना? DS इक्वल टू 0 का मतलब स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, अगर डीएस नेगेटिव होगा तब आप कह सकते हो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, पर अगर जीरो हो, पॉजिटिव हो, यू कैन नॉट से द स्ट्रक्चर इज स्टेबल और नॉट। उसके लिए कुछ और कंडीशंस होती हैं देखने के लिए, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके सर। ठीक, एक इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ये स्क्रीनशॉट हो गया, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। लास्ट पॉइंट है नेगेटिव वैल्यू ऑफ DSI इंटरनल वाली does not convey anything regarding the instability of structure. जिस तरह से नेगेटिव वैल्यू DS और DSE की चिंग चिंग कह रहे थे, देवर शाउटिंग लाइक कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर अगर DSI का वैल्यू नेगेटिव आ गया ना, तो वो उसको पहचान कर आप लोग नहीं बोल पाओगे, उसको देखकर आप लोग नहीं बोल पाओगे कि वो स्ट्रक्चर इनस्टेबल है या नहीं है, ठीक है, ऐसा। हो गया ये? यस सर। चलो आप क्वेश्चन करो, फिर खत्म करते हैं। मुझे बता दो इस फ्रेम का क्या आएगा DS। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपको। पहली बात तो पहले सपोर्ट को देखा करो, कितनी सपोर्ट अपने पेड़ बनेंगे। और जब सपोर्ट को देखा तो फ्रेम में कहीं भी हिंज विंज नहीं होना चाहिए, और सपोर्ट भी कैसा होना चाहिए, रिजिड सपोर्ट होना चाहिए, फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। तो पहले केस में कितने आ रहे हैं बताओ DS? 6। ठीक है 6 आ रहा पहले केस में DS, ठीक है। तो कट कितने लगेंगे? 2। DS क्या होगा? 3C माइनस R डैश। R डैश यहाँ पे कितना? 0, कुछ नहीं है यहाँ पर। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। यहाँ कितना DS आएगा? 3C माइनस R डैश। कट कितना लगेगा? 2 ही लगेगा, पर यहाँ पर स्ट्रेन देना पड़ेगा M डैश माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 3 इंटू C कितना? 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अगले केस में देखो सपोर्ट कितनी बनी है? 3 सपोर्ट्स हैं। कितना पेड़ बनेगा? 3 पेड़ बनेंगे, और ब्रांचेस देखो जुड़ी हैं, तो यहां से कट कर दो, ये कट लग गया, ये 2 कट लग गया। इस पेड़ को रिस्ट्रेन देना पड़ेगा, इसकी रूट को। कितने? रोलर लगा है तो 2 दे दो, रोलर लगा है तो 2 दे दो। रिस्ट्रेन कितना हो गया? 2 + 2 इक्वल टू 4। DS क्या हो गया? 3C माइनस R डैश। कट कितना लगाया? 2। R डैश कितना? 4। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। DS आपका आ गया 2। क्या ये फ्रेम ओपन है? देखना इस फ्रेम को ध्यान से, फ्रेम ओपन है ना पूरा, इंटरनल कहीं नहीं आ रही। तो मतलब इसका DSI का वैल्यू क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, 0 हो जाएगा DSI का वैल्यू। इस केस में 0 होगा, निकालना पड़ेगा। इस केस में एग्जिस्ट करेगा जरूर, क्योंकि कहीं भी हिंज विंज नहीं है। मेरी बात सुनना, जब भी कहीं हिंज विंज ना हो, तो अगर एक क्लोज पैनल बना, 1 क्लोज लूप बना, तो DSI 3 होता है, चाहे कंफर्म कर लो। DSI इक्वल टू 1 इंटू n इंटू नंबर ऑफ क्लोज्ड, n की जगह 3 लिखो, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज लूप्स। बट कंडीशन ये है कि कोई भी हिंज विंज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर DSIE निकालो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को देखकर, ये 3 रिएक्शन है यहाँ पे, 3 रिएक्शन है यहाँ पर, कितनी होगी? 6 में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 - 3, तो DSI कितना निकला है देखो,
ds माइनस dse इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। आ गया 3? पॉइंट समझ आया मेरा? तो हिंज वाली जो हिंज में बीच में उसके लिए भी अप्लाई होगा ना? नहीं, उसके लिए नहीं कर सकते, मैंने कहा ना। अगर नहीं होगा कुछ तो आप डायरेक्टली बोल देना। एक क्लोज लूप देखोगे तो 3 बोल देना, 2 देखोगे तो 6 बोल देना, 3 देखोगे तो 9 बोल देना। बट जैसे ही यहाँ पे एक हिंज आ गया, चाहे जॉइंट पे आया, चाहे इस क्लोज लूप के किसी मेंबर पे नहीं आया, चाहे यहाँ पे आया होता अकेला हिंज, समझ आ रही, यहाँ पे भी आ गया होता ना, तब भी आप उसका DSI 3 नहीं कह पाते। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर। लेट्स से कि ये फ्रेम है ऐसा, और हिंज वहां के बजाय यहाँ पर है ऐसा। इस केस में भी मैं DSI 3 नहीं बोल पाऊंगा, फिर मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब बताओ कितना समझ आया आप लोगों को आज? सर वो 3D वाला फ्रेम सर एक बार फिर से दिखाइए सर। 3D वाला फ्रेम आपको क्वेश्चन नहीं आएगा यार 3D पे, मैं आपको बता दूं एक बात। सर आपने वो नहीं आएगा नहीं सर, फिर भी आपने सर करा है ना, वो आप फिर से समझाइए। फिर से समझा दूं, पहले ये समझ आ गया सबको? जी सर ये आएगा। यस सर। फिर ये लास्ट वाला लास्ट वाले में सपोर्ट्स कितनी है? 3 है ना, 3 सपोर्ट है तो 3 पेड़ बनेंगे, बट ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे सपोर्ट रिजिड है, ये ओके, क्राइटेरिया पूरा। ये सपोर्ट रोलर है, क्राइटेरिया फेल। R 2 दे दो, R' 2 दे दो, क्राइटेरिया फुलफिल। R' 2 दे दो, क्राइटेरिया फुलफिल। अब इन तीनों को, तीनों की ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, देखो ये जुड़ी थी ब्रांचेस, तो हमने यहाँ से एक कट लगाया, एक कट यहाँ से लगाया, तीनों पेड़ अलग अलग हो गए। ये पेड़ अलग, ये पेड़ अलग, और ये पेड़ अलग। अब मस्त है तीनों पेड़, रिजल्ट भी हैं। ओके ओके ठीक है, मिटा दो इसको अब। जी 3D में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये देखो, ये 2 पेड़ सामने के, 2 पेड़ पीछे होंगे इस तरह से, और इस तरह से फ्रेम बना होगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। मान लेते हैं सबकी जड़ें जो हैं मजबूत हैं इस टाइम, ऐसा। और आपको दिख रहा है कि ये सामने वाला है, सामने वाला है तो इसको कट लगाना पड़ेगा। ब्रांच जुड़ी हुई है आपस में, इसकी और इसकी। फिर इसकी और इसकी ब्रांच जुड़ी हुई है, ये वाली काट दो। फिर इसकी और इसकी जुड़ी है, काट दो। फिर इसकी और इसकी जुड़ी है, काट दो। कट कितना लगा? 1 2 3 4, कट 4 लगा। तो DS क्या आएगा? 6C माइनस R' इस केस में कितना है? 0। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। ये आपका DS आ गया। क्या DSI आएगा? देखकर फ्रेम को बता दो, नहीं आएगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा। क्लोज लूप तो ऐसे बनता है ना। यस सर। ठीक है, बस आपको 3D के फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक बात ये याद होनी चाहिए। हाँ जी, सर उसमें जो हमने रिएक्शंस R' निकाले थे ना सर, उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। ये कट सेक्शनल तो आया। क्या नाम है आपका? सर यूनुस। अच्छा, यूनिस बोल रहे हो। यही सपोर्ट बनाया था वहां पर? जी सर। आपको बस सिखाया था 3D के अंदर हिंज के पास कितनी रिएक्शन होती है? 3M-1। नहीं नहीं, रिएक्शन कितनी होती है हिंज पे? कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होता है 3D में? 3 रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। जी रोलर पे सर। कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होता है? 1 होता है। पेड़ हमें चाहिए मजबूती वाला, नीचे सपोर्ट चाहिए रिजिड, तो कितना रिस्ट्रेंट देना पड़ेगा? 3 को 3 और देना पड़ेगा। तो R' कितना दिया? 3। इसको R' कितना देना पड़ेगा? 5। 5। तभी तो टोटल 6 रिएक्शन होंगी। अब टोटल 6 हो गई रिएक्शंस। अब R' कितना आ गया आपका? 3 + 5 8। 8। तो 24 - 8 कितना हो गया? 16 हो गया। अब बिल्कुल चेंज, सर। यस सर। अब समझ आ गया? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और तो किसी को कोई समस्या तो नहीं? पढ़ाऊँ आगे कि बस करें?
कितना टाइम लगेगा सर कंप्लीट में इसमें? आज बैठ जाओ सुबह तक तो आज ही कर दूंगा। 1 घंटा सर और है रह जाने पर चले बस किसमें सर अगर कंप्लीट में 1 घंटा लगेगा करते हैं सर, अगर नहीं ज्यादा लगेगा तो फिर नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर को कह रहे हो? यस सर। हाँ स्ट्रक्चर में तो ये दोनों दिन जाएंगे आगे, अभी कल और परसों वाले भी 2 दिन सर? पढ़ना है या ऐसे ही पढ़ना है बता दो मुझे, वैसे ही पढ़ा दूंगा जैसे पढ़ो। इधर पढ़ना है अच्छे से। अच्छे से पढ़ना तो फिर टाइम लगता है यार, ये तो आपसे पता ही है। जैसे आपको सोम पढ़ाया ना सर। सोम जैसे पढ़ाया है वैसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बता दूं एक बात, ठीक है? किसी का पास इतना टाइम नहीं है कि बैठे रहेगा इतना एक सब्जेक्ट लेके, ठीक है? हम लोग बैठते हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन इंश्योर कराना है आप लोगों का। तो सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? चलो आज के लिए बस करते हैं, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर।